जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। दोस्तों, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें हमें कुछ शब्द दिखाई देंगे, जैसे चर, अचर, पद, व्यंजक, समीकरण, गुणांक और शून्यांक। इसी तरीके से हमें कुछ शब्द आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो पहले हम बहुपद को जान लेते हैं कि बहुपद को हम किस तरीके से पहचानेंगे, और थोड़ा इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये शब्द होते क्या हैं। फिर हम अपनी प्रश्नावली 2.1 को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद इसे कहते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल में हमें दो शब्द दिखाई देते हैं, पोली, दूसरा नोमियल। दो शब्द दिखाई देते हैं, पोली, दूसरा नोमियल। पोली का अर्थ होता है मैनी, लिखेंगे मैनी। और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। टर्म। पोली का अर्थ होता है मैनी। मैनी को जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आता है बहु, मतलब कि बहुत सी चीजें, बहुत सारे लोग, ये बहु। मैनी में मतलब कई। नोमियल नोमियल की कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम टर्म शब्द को यूज कर लेते हैं। टर्म का अर्थ होता है पद, बहुपद। तो बहु और पद से मिलकर ही बना क्या है, बहुपद, जिसे कहते हैं हम पोलिनोमियल। ठीक है। बहुपद एक शब्द है। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोली जिसका अर्थ होता है मैनी, मैनी मतलब कई। नोमियल का कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं टर्म को। टर्म का अर्थ होता है पद। बहु और पद से मिलकर हो गया बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये तो हो गया बहुपद के बारे में। फिर बहुपद को हम पहचानने के लिए सबसे पहले थोड़ा इन शब्दों के बारे में देखते हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। मैथ में हमें दो प्रकार की राशि मिलती है। राशि कौन कौन सी राशि पाई जाती है? एक होती है चर राशि, चर राशि। दूसरी राशि होती है अचर राशि। अचर राशि, ये हमें दो प्रकार की राशि देखने को मिलती है। एक चर राशि, दूसरी अचर राशि। तो देखेंगे कि चर और अचर राशि में क्या अंतर होता है और किस तरीके से ये होती हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम अपनी चर राशि को। एग्जाम्पल हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 50। कोई एक कक्षा है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है? x, और लड़कियों की संख्या कितनी है? y। x और y दोनों मिलाकर कितने हैं? 50 हैं। तो यहाँ पे हमें निश्चित नहीं मालूम है कि लड़कों की संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पे हमें निश्चित ये भी नहीं पता है कि लड़कियों की संख्या क्या हो सकती है, मगर इतना जरूर पता है कि दोनों को मिलाकर 50 हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो लड़कों की संख्या यहाँ पर हम 40 भी मान सकते हैं और लड़कियों की संख्या 10 भी मान सकते हैं, फिर भी 50 हो जाएगा। हम मान सकते हैं कि लड़के हो सकता है 45 हो, लड़कियां 5 हो सकती हैं, फिर भी कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। हम मान सकते हैं कि लड़के 30 हैं, लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं। 30 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो चर राशि होती है उनकी वैल्यू हमें निश्चित नहीं पता होती है। उनको वैल्यू को हम मानना पड़ता है, और मान के उनकी वैल्यू को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की राशि को x और y
जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लड़कियों की संख्या 10 आ रही है, 5 आ रही है, 20 आ रही है। यहाँ पे लड़कों की संख्या 40 आ रही है, 45 आ रही है, 30 आ रही है, लेकिन दोनों मिलाकर हो तो 50 ही रहे हैं। तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार की राशि को, जिनकी वैल्यू हमें निश्चित नहीं पता होती है, उनको हम चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चर राशि में x, y, z, कुछ भी, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो इस प्रकार की राशि को हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। फिर हम देखते हैं अपनी अचर राशि को। यहीं पे देखेंगे एग्जाम्पल, चर राशि। पैंतालीस और 50, कोई बाग है, उस बाग में टोटल पेड़ कितने हैं? 95 पेड़ हैं। उस बाग में कितने पेड़ हैं टोटल? 95 पेड़ हैं, जिसमें 45 पेड़ हैं नीम के और 50 पेड़ हैं आम के। यहां पे हमने देखा कि कोई बाग है, उसमें 95 यानी कि 95 टोटल पेड़ है। एक बाग है, उसमें 95 टोटल पेड़ है, जिसमें नीम के पेड़ 45 हैं और आम के पेड़ 50 हैं। तो 45 और 50 को जब जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 95। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि नीम के पेड़ 45 ही हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि 46 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, बाद में 48 हो जाएंगे, या 55 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। यहाँ पे हमें निश्चित वैल्यू बता दी गई ना कि नीम के पेड़ 45 ही है। यहाँ पे हमें निश्चित वैल्यू बता दी गई कि आम के पेड़ 50 ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 80 हो जाए, फिर 82 हो जाए। तो जिनकी हमें वैल्यू निश्चित पता होती है, निश्चित अर्थात उनका मान कभी नहीं बदलता है, तो इस प्रकार की राशि को हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल में 5, 60, 1, 2, 4, कुछ भी, जिनका मान नहीं बदलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक आप जाएंगे गिनते हुए, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार की राशि को हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है ना कि 45 आम नीम के पेड़ हैं और 50 आम के पेड़ हैं, अर्थात 45 और 50 मिलके टोटल पेड़ कितने हुए? 95। तो इनमें एक वैल्यू निश्चित कर दी गई कि 45 नीम के ही पेड़ हैं और 50 आम के ही पेड़ हैं, इनका मान नहीं बदल सकता है। 5 को आप कहीं भी लेके जाएं, इंडिया के किसी कोने में लेके जाएं, तो ये 5 ही रहेगा। 60 को आप कहीं भी लेके जाएं, ये 60 ही रहेगा। 1 को आप कहीं भी लेके जाएं तो 1 ही रहेगा। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 4 हमेशा 4 ही रहेगा। तो इस प्रकार की राशि का मान कभी नहीं बदलता है। इनका मान एक निश्चित मान होता है, जिसे हम अचर राशि कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 राशि दिखाई देती हैं, एक चर राशि, एक अचर राशि। चर राशि का मान बदलता रहता है, इसका मान कोई निश्चित मान नहीं होता है। लेकिन अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान एक निश्चित मान होता है। तो यहाँ पे हमने चर और अचर राशि को भी देख लिया। अब हम देखेंगे आगे, नोट करेंगे इसे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे टर्म, पद क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस के 2x प्लस 4। समझेंगे इसे। 3x², फिर आगे में क्या दिखाई देता है? प्लस का निशान दिखाई देता है। फिर उसके आगे क्या दिखाई देता है? 2x, फिर प्लस का निशान दिखाई देता है, फिर दिखाई देता है 4। यदि हम बात करें इसमें पद की, तो इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 पद दिखाई दे रहे हैं। 3 पद। पद हमेशा प्लस और माइनस के बाद से गिना जाता है, या तो आगे से या पीछे से। आप इसे पद नहीं बोल सकते हैं। 2 × x,
गुणे में पद नहीं होता है, ये हो जाएगा गुणा होगी जब 2x हो जाएगा, अर्थात ये एक ही पद है इसमें। लेकिन यहाँ पे हमें इस व्यंजक में क्या दिखाई देता है, 3 पद दिखाई देते हैं, एक 3x² प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पे हमें 3 पद दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे पद कितने इसमें है, 3 पद है। तो व्यंजक में प्लस और माइनस इनके आगे पीछे के स्थान को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, पद हो गया ये हमारा। अब देखेंगे व्यंजक क्या होता है। व्यंजक, अभी हमने देखा था पीछे कि हमारे पास 2 तरीके की राशि होती है, एक तो होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। चर राशि में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाई जेड, ये चर राशि हो गई, और अचर राशि में आप भी कुछ ले सकते हैं, ये अचर राशि होगी। हमने अभी देखा था पीछे कि हमारे पास 2 तरीके की राशि होती है, एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। ये 2 तरीके की राशि होती है। इन राशियों के संयोजन से हम व्यंजक को बना सकते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि बना हुआ ढांचा जो चर और अचर राशियों के संयोजन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे कि देखेंगे 4x² प्लस के 5x प्लस के 4, इसमें आप देख पा रहे हैं कि चर भी है और अचर भी है। तो इस प्रकार के ढांचे को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। व्यंजक, ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। व्यंजक के बाद हम देखते हैं कि बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद 4y² प्लस के 5y प्लस 6 ले लेते हैं यहाँ। अब हम देखेंगे बहुपद कि बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पे हमें एक व्यंजक दिखाई दे रहा है, क्या व्यंजक बहुपद हो सकता है? अगर हो सकता है तो देखेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 4y² प्लस 5y प्लस 6, यह हमें एक व्यंजक दिया हुआ है। क्या हम व्यंजक को कह दे कि बहुपद है? तो व्यंजक को हम बहुपद कहने के लिए सबसे पहले इसमें हम चर राशि को पकड़ेंगे। चर राशि कौन सी, बाई है, यहाँ भी क्या है, बाई है। चर राशि को देखने के बाद इनकी हम घातों को देखेंगे कि इनकी घातें पूर्णांक में है या नहीं है। अगर पूर्णांक में होंगी तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। पूर्णांक, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो होते हैं पूर्णांक। तो बहुपद यानी कि हमारे पास कोई व्यंजक है। व्यंजक किसे बोलते हैं? व्यंजक किसे बोलते हैं, चर और अचर राशियों के संयोजन से बना हुआ ढांचा क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। अब इस व्यंजक में हमें दिखाई दे रहा है कि 4y² प्लस के 5y प्लस 6, यह एक व्यंजक दिखाई दे रहा है। इसे हम कह दें कि यह बहुपद है। तो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है? इसमें हम देखेंगे चर राशि, चर राशि y है, y है। अगर इन चर राशियों का घातांक जो है, अर्थात जो घात है, वो एक पूर्णांक होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से यदि कोई भी है इन चर राशियों की घात, तो हम कह सकते हैं यह एक बहुपद है। तो देखेंगे y की घात 2 है, y की घात यहाँ पे 2 एक पूर्णांक है। फिर हम देखेंगे y की घात 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक तो एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। तो 4y² प्लस 5y प्लस 6 एक क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसकी जो चर राशि है उनके घाते जो है वो एक पूर्णांक के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यंजक एक बहुपद है। तो हमने देख लिया कि बहुपद होने के लिए क्या आवश्यक है। बहुपद होने के लिए आवश्यक यह है कि व्यंजक में दी हुई जो चर राशियां हैं
उनके घातें पूर्णांक रूप में होनी चाहिए। अगर पूर्णांक रूप में उनकी घातें होगी तो क्या होगा, बहुपद होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x1/2 प्लस 5x अंडर रूट बटा 2 प्लस के 6। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल 2, हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास व्यंजक तो है। ये व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर राशियों के संयोजन को व्यंजक कहते हैं। तो ये व्यंजक तो है, लेकिन हम इसे बहुपद कहेंगे कि नहीं कहेंगे। बहुपद कहने के लिए हम इसमें चर राशि जो दी है, चर राशि मतलब एक्स वाई जो होती है वो चर राशि होती है। तो एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक्स की घात यहाँ पे 1/2, एक्स की घात यहाँ पे अंडर रूट बटा 2, अंडर रूट 2/2, यहाँ पे एक्स की घात है। यहाँ पे हमें चर राशियों की घात पूर्णांक रूप में नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर राशियों की घात एक पूर्णांक होनी चाहिए, जो कि होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इनमें से चर राशियों की कोई घात है तो वह व्यंजक क्या होगा, बहुपद हो सकता है, होगा, बहुपद होगा। लेकिन अगर किसी व्यंजक में जो चर राशि है उनकी जो घातें हैं वो पूर्णांक के रूप में नहीं है, अर्थात पूर्णांक नहीं है, जैसे 1/2 दे दिया, यहाँ पे अंडर रूट 2/2 दे दिया, इनकी घातें एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। तो हमने ये बहुपद को पहचानना सीख लिया कि बहुपद होने के लिए चर राशियों की घातें एक पूर्णांक होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। और अगर पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। व्यंजक, अच्छा एक बात और समझेंगे यहाँ पे कि कोई भी बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, कोई भी बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर राशियों का जो घातांक है वो एक पूर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास चर राशि हैं इनकी घातें पूर्ण नहीं है, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर व्यंजक और बहुपद भी देख लिया है। अब हम देखेंगे समीकरण कि समीकरण किसे कहते हैं, नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। समीकरण, जैसे हम कोई व्यंजक ले लेते हैं, यहाँ पे 4 की घात 2 प्लस 8x प्लस 7, ये हमारे पास कोई व्यंजक है। अभी बताया था कि व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक कहते हैं चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि, अचर राशि और चर राशि, इनके कॉम्बिनेशन को, इनके संयोजन को, इनको मिलाकर जो एक ढांचा बनाया जाता है, उसी ढांचे को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। तो यह हमने एक व्यंजक ले लिया। अब हम देखेंगे क्या एक बहुपद है। बहुपद होने के लिए भी हमने बताया था कि जो चर राशि होती है उनकी घातें पूर्णांक रूप में होना चाहिए। तो 2 क्या है, एक पूर्णांक है, x की घात 2 एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखेंगे x की घात 1, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो 4x² प्लस 8x प्लस 7 यह एक बहुपद भी है और एक व्यंजक भी है। अब हम इसे देखेंगे कि यह समीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो समीकरण करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें बराबर की ओर 0 लगा देंगे। किसी व्यंजक में बराबर करके 0 लगाने पर बस समीकरण में बदल जाता है। अब इसे हम कह सकते हैं क्या यह एक समीकरण है, तो यस है, यह एक समीकरण है। हमने देख लिया कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसी भी व्यंजक या बहुपद में हम बराबर की ओर करके उसमें 0 लगा दें, बराबर मतलब किसी व्यंजक में बराबर करके 0 लगाने पर वो क्या होता है, समीकरण में बदल जाता है। अब ये हमारा समीकरण हो गया है। अब हम देखेंगे गुणांक, जैसे यहाँ पे 4x² है, 8x है और 7x है। अगर हम देखें कि गुणांक इसमें क्या है, जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4, क्योंकि एक्स के गुणे में ही क्या है, 4 है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 8, क्योंकि एक्स के गुणे में 8 हो गया। तो किसी भी चर राशि के गुणे में जो संख्या होती है वही क्या होती है, उसका गुणांक होती है। किसी भी चर राशि के गुणे में जो संख्या होती है वही उसका गुणांक होती है। यहाँ पे हम देखेंगे शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4x प्लस के 16, ये हमारे पास कोई व्यंजक है। इसको पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब देखेंगे इसके शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, 16, ये बराबर के इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, इधर क्या है 4x, 4x बराबर 16, बराबर के इधर पहुंचा तो हो गया 16, x बराबर माइनस के 16 बटे में 4। ये गुणे की संख्या जब बराबर के इधर साइड में जाएगी तब बटे में पहुंच जाती है। अब काट लेंगे इसे, 4 चक्कू 16, x बराबर क्या आ गया, माइनस के 4। अर्थात शून्यांक इसका क्या हो गया, शून्यांक क्या हो गया, x बराबर माइनस के 4। कहने का मतलब ये है कि अगर 4x प्लस 16 बराबर 0 है, x की वैल्यू हम क्या रख दें कि ये इधर वाली जो साइड है ये भी 0 हो जाए, इधर तो 0 है ही। कहने का मतलब ये है, शून्यांक का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो x दिया है इसकी वैल्यू हमें किस तरीके से रखनी है, कौन सी रखनी है, जो बराबर के इस साइड भी ये पूरा टर्म जो है हमारा वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे निकल के आया माइनस के 4। अगर माइनस के 4 को हम x की जगह पे रखेंगे तो इधर वाला भी 0 हो जाएगा, इधर वाला भी 0 है। देख लेंगे इसे रख के, 4x प्लस के 16 बराबर 0 रखो। 4 ये गुणे में क्या है x, और x का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 4, माइनस के 4 प्लस के 16 बराबर क्या हो गया 0। गुणा करेंगे 4 से कुछ 16 प्लस 16 बराबर 0। ये माइनस का 16 प्लस का 16 कट जाएगा, क्या बचा 0 बराबर 0 हो गया। शून्यांक का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा नंबर ढूंढा जाए x और y के स्थान पे कि वो पूरे समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। तो x बराबर माइनस के 4 एक ऐसा शून्यांक है जो इस पूरे टर्म को शून्य कर सकता है। तो यही अर्थ होता है शून्यांक का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कुछ शब्द थे, चर और अचर, पद और व्यंजक, समीकरण, गुणांक, शून्यांक। इन शब्दों को हमने अच्छी तरीके से समझा है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली, जो कि इस चैप्टर की प्रश्नावली है। इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली है 2.1। उसमें हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली को। दोस्तों इसमें हमने तो यहां पर दोस्तों हमने बहुपद, जो कि चैप्टर हमारा है बहुपद। तो दोस्तों इस चैप्टर बहुपद में हमने यहाँ पर चर और अचर को समझ लिया है, पद को समझ लिया है क्या होता है, व्यंजक समझ लिया है क्या होता है, समीकरण समझ लिया क्या होता है, गुणांक और शून्यांक भी समझ लिया कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने चैप्टर, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसकी प्रश्नावली 2.1 को शुरू करेंगे। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 को, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है।
ये हमारा क्वेश्चन है। पहले थोड़ा हम पहले थोड़ा हम ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि ग्राफ आखिर होता क्या है। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। इसे बोलते हैं वाई अक्ष। जीरो, यहाँ पे जहां पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, यहाँ पे होता है जीरो। इस जीरो से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तब आपको मिलेगा ये सब प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्लस में। जब नीचे की ओर आएंगे तब आपको मिलेगा ये माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए इसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। इधर जाएंगे आप तो आपको मिलेगा प्लस में ये सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया एक्स अक्ष। इधर आएंगे विपरीत दिशा में तो ये मिलेगा तो एक्स का ही, लेकिन ये सब मिलेगा आपको माइनस में, एक्स डैश बोलते हैं इसे। ये हमारा होता है ग्राफ। इस तरीके से आपको एग्जाम में बिल्कुल ग्राफ वाला पेज दिया जाएगा, उस पर अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो आपको ये हल करना होगा। चलिए अब क्या आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स, पी मतलब पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल उसके एक्स के शून्यांकों की संख्या, यानी कि एक्स अक्ष पे जितनी भी लाइन काटती है, जैसे यहाँ पे कुछ लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं जो कि हमारे एक्स अक्ष को काट रही हैं। यहाँ पे तो नहीं काट रही है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काट रही है। यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है एक्स अक्ष को, यहाँ भी काट रही है एक्स अक्ष को, यहाँ भी काट रही है एक्स अक्ष को। तो जितनी बार हमें ये लाइन काट रही है, हमें दिखाई देता है कि ये लाइन कितनी बार हमारे एक्स अक्ष को काट रही है, वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा जो एक्स अक्ष है वो ये है। एक्स अक्ष क्या कौन सा है, यही तो है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी रेखा हमारे एक्स अक्ष को काट नहीं रही है। तो हमारा शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक हमारा हो जाएगा शून्य। लिखेंगे यहाँ पर शून्यांक। शून्यांक क्या है हमारा, शून्यांक है हमारा 0, कोई शून्यांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्स अक्ष है ये वाला, इसे कोई भी रेखा नहीं काट रही है। रेखा कहाँ काट रही है, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को काट रही है। हमसे पूछा क्या है, एक्स अक्ष वाला, एक्स अक्ष वाला यहाँ पे कोई भी रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। यहाँ पे जो रेखा दी हुई है वो केवल वाई अक्ष को काट रही है। तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 0 शून्यांक। इसमें कोई शून्यांक नहीं है, एक्स अक्ष में कोई शून्यांक नहीं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरे में भी बताना हमें यही है कि एक्स अक्ष पे कितने शून्यांक बनेंगे। जो रेखा कितनी बार काटेगी, जितनी बार काटेगी उतने क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखा है वो एक बार वाई अक्ष को काट रही है, दूसरी बार एक्स अक्ष को काट रही है। कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, एक ही बार काट रही है। तो शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक हमारे पास केवल है कितने, एक शून्यांक हमारा। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पे कितनी बार रेखा काट रही है, जितनी बार काटती होगी उतने क्या होंगे, हमारे शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी एक्स अक्ष है, या एक बार ये काटा, एक बार ये काटा, एक बार ये काटा। कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है। शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे हमारे 3 शून्यांक हो गए हमारे। अब हम देखेंगे अपना चौथा ग्राफ, जिसमें हमें यही बताना है कि एक्स अक्ष पे कितनी बार रेखा काट रही है। जितनी बार रेखा काट रही होगी उतने क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार यहाँ पे काटती है, एक बार यहाँ पे काटती है। एक्स अक्ष को ये रेखा 2 बार काटती है, तो इसके शून्यांक भी कितने हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे इसके 2। यही हमारा क्या है, आंसर है, 2 शून्यांक हो जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन में हम देखेंगे, पांचवें ग्राफ में देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी बार ये रेखा काट रही है। तो एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है। गिन लो, 1 2 3 4, शून्यांक कितने,
शून्यांक हो गए हमारे 4, शून्यांक 4 हो गए हमारे आंसर, 4 हो गए शून्यांक। छठे क्वेश्चन में देखेंगे हम कि एक्स अक्ष को रेखा ये कितनी बार काटती है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक बार काटा, दूसरी बार काटा नहीं, केवल छू के निकल गई, केवल छू के निकल गई, तीसरी बार में भी छू के निकल गई। तो यहाँ पे काट बस एक ही बार रही है, एक बार ये गई, एक बार छू गई ऊपर से, एक बार ये छू गई। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे ये रेखा 3 बार केवल टच हुई है। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे 3, 1 2 3। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में हमें यह बताना है कि बहुपद के x अक्ष के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 6 ग्राफ दिए गए हैं, जिनमें से रेखा को गुजारा गया है जो किसी न किसी अक्ष को काट रही है, y को भी काटती है, x को भी काटती है। तो हमें यह बताना है कि x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काटती है। जितनी बार ये काटेगी उतने क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे। पहले ग्राफ में हमने देखा कि ये जो रेखा है वो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहीं भी नहीं काट रही है, तो इसके शून्यांक क्या होंगे, 0 शून्यांक होंगे। फिर हमने दूसरे ग्राफ में देखा कि ये रेखा केवल x अक्ष को एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो इसका शून्यांक क्या हो गया, 1 हो गया। फिर तीसरे में हमने देखा कि रेखा x अक्ष को 3 जगह पर प्रतिच्छेद करती है, 1 2 3, ये 3 जगह से गुजरी, 3 जगह से x अक्ष को काटा, तो इसके शून्यांक भी कितने हो गए, 3 शून्यांक हो गए। चौथे क्वेश्चन में हमने देखा कि ये रेखा जो है वो x अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसके शून्यांक भी 2 हो गए। पांचवें में देखा हमने कि x अक्ष को ये रेखा 4 जगह पर प्रतिच्छेद करती है, 1 2 3 4, 4 जगह पर ये काटती है, तो इसके शून्यांक भी कितने हो गए, 4 शून्यांक हो गए। छठे में हमने देखा कि ये रेखा केवल एक जगह पर काटती है और 2 जगह पर टच करके निकल जाती है, मतलब ये 3 जगह पर टच हो रही है, तो इसके शून्यांक भी कितने हैं, 3 हो गए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपने दूसरे चैप्टर जिसकी प्रश्नावली 2.1 इसको कंप्लीट कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 2.2। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है, कुछ आपकी मदद हुई, कुछ सहायता होती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।